आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। हमारा सीरीज़ चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, ठीक है। जहाँ की हमने अभी तक जो है हमने पढ़ लिया है भारतेंदु युग तक। आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 16 को सॉल्व किया होगा। जो भारतेंदु युग से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसमें 80+ क्वेश्चन हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो राइट आंसर होगा उसका बच्चन सिंह नहीं, बच्चन सिंह मैंने बताया है जबकि वो गलत आंसर है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र राइट आंसर होगा। मैंने जब अपलोड करने के बाद मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि मैंने उसका जो है राइट आंसर बच्चन सिंह बताया है। किसी और प्रैक्टिस सेट से मैंने उस क्वेश्चन को लिया था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वो। जबकि मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा तो राइट आंसर नहीं दिया था। मैंने सोचा कि मैं टाइप करूँगी तो इसको मैं चेंज कर दूँगी आप ऑप्शन को, अगर नहीं किया तो मैं राइट आंसर वहाँ पे बता दूँगी। लेकिन जब वो क्वेश्चन मेरे सामने आया तो ऐसे कन्फ्यूजन हो गया कि मेरे मुँह से डॉक्टर बच्चन सिंह ही निकल गया, ठीक है। तो 80+ क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे और अपनी बहन पे विश्वास रखेंगे। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। जो क्वेश्चन मैं किसी और बुक से लेती हूँ और वो भी मैं नहीं लूँगी। जो बनाऊँगी मैं खुद ही अब बनाऊँगी, सारे क्वेश्चन मैं ही बनाऊँगी, चाहे वो मुझे 3 से 4 घंटे ही क्यों ना लग जाए, ठीक है। मैं आप लोगों का कीमती समय जो है बर्बाद नहीं करूँगी। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आप लोग जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। द्विवेदी युग आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण जो है, सबसे पहले द्विवेदी युग का नामकरण के बारे में बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग का नामकरण जागरण सुधार काल नाम दिया था और समय सीमा इन्होंने 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो है इन्होंने माना है, ठीक है। इस काल खंड के पथ प्रदर्शक, प्रचारक, विचारक और सर्व स्वीकृति साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग नाम पड़ा है। आप सभी लोग पढ़े होंगे इस बारे में कि किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम दिया था और इसकी समयावधि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे नामकरण जो है जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? तो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है और समयावधि इन्होंने क्या मानी है? 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक, ठीक है। नामकरण को आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे क्रम अनुसार। यहाँ पे जो है क्रम अनुसार दिया गया है। इस बुक की यही खासियत है कि जो भी दिया गया है आप लोगों की कवि की रचनाएं, प्रकाशन वर्ष, तो वो क्रमबद्ध में दिया गया है, तो आप लोगों को आसानी से आप लोग जो है याद कर सकते हैं। बात करते हैं श्रीधर पाठक। जन्म इनका 1859 ईस्वी, मृत्यु 1928 ईस्वी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक माने जाते हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की थी। अब इसी दो लाइन में आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य लिखा जिसका नाम था कश्मीर सुषमा। प्रकाशन वर्ष था इसका 1904 ईस्वी और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं श्रीधर पाठक। अब यहाँ पे देखेंगे श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इनकी अनुदित रचना यहाँ पे दी गई हैं। अनुदित रचना के प्रकाशन वर्ष, अनुदित रचना के मूल रचना का नाम यहाँ पे दिया गया है, मूल रचना ग्रंथ का नाम दिया गया है और अनुदित भाषा, यानी जो श्रीधर पाठक ने जिस रचना का अनुवाद किया था वो किस भाषा में किया था वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखते हैं
गडेरिया और दार्शनिक, गडेरिया और दार्शनिक, प्रकाशन वर्ष इसका नहीं दिया गया। इसके मूल रचना का क्या नाम है? शेफर्ड एंड फिलोसफर। ध्यान रखेंगे आप लोग, गडेरिया और दार्शनिक के मूल रचना का नाम क्या है? शेफर्ड एंड फिलोसफर। इसके मूल रचनाकार कौन हैं? तो ग्रे, ठीक है, ग्रे नाम है, ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एकांतवास योगी, प्रकाशन वर्ष है इसका 1886। मूल रचना नाम है हर्मिट। मूल रचनाकार कौन है? तो गोल्ड स्मिथ हैं। भाषा क्या है? खड़ी बोली। एकांतवासी योगी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। अनुवाद किसने किया था? तो श्रीधर पाठक ने। एकांतवासी योगी जो रचना है, इसके मूल रचना कौन है? मूल रचना का नाम क्या है? तो हर्मिट नाम है, ठीक है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, उजड़ ग्राम, प्रकाशन वर्ष है इसका 1889। मूल रचनाकार कौन है? रचनाकार कह रही हूँ, मूल रचना का नाम क्या है? डिजर्टेड विलेज। आसान है इसका नाम याद करना, आप लोग विलेज से नाम याद कर सकते हैं, उजड़ ग्राम और विलेज, यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके भी मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ हैं। ब्रज भाषा है इसकी। श्रांत पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1902। ट्रैवलर मूल रचना नाम है, श्रांत पथिक का मूल रचना का नाम है ट्रैवलर। गोल्ड स्मिथ मूल रचनाकार हैं। खड़ी बोली जो है भाषा है। ऋतु संहार आसान है आप लोगों को याद करना, इसका ऋतु संहार ही इसका मूल रचना भी है। कालिदास के मूल रचनाकार कौन है ऋतु संहार के? तो कालिदास हैं, ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और यहाँ से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, देखेंगे। वनाष्टक देहरादून, प्रकाशन वर्ष है देहरादून का 1915। भारत गीत 1928 ईस्वी। जगत सच्चाई सार, पांचवा है स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत। सारी रचनाएं जो यहाँ पे दी गई हैं, मौलिक कृतियाँ इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इन रचनाओं, जैसे यहाँ पे जो रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे पास कुछ रचनाओं के बारे में जो है डिटेल दिया गया है। तो आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता है रचनाओं के अंदर जाके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं वहाँ से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे देखेंगे श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य। अब वहाँ पे जो है हमने देखा खड़ी बोली में, यहाँ पे जो है मौलिक कृतियाँ इनकी खड़ी बोली में थी। ये सारी रचनाएं जो हैं, जो भी हमने पढ़ा, ये सारी खड़ी बोली में हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रज भाषा में, ठीक है। ब्रज भाषा में इनकी दो ही रचना हैं, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनको आप याद कर लीजिए, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद, ठीक है। ये दोनों रचनाएं आपको याद रहेंगी, तो आपको पता है कि ये ब्रज भाषा में है, तो बाकी इनमें से जो भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये खड़ी बोली में है। आप लोग वहाँ पे जो दिमाग ज़्यादा चलाइए, जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से बनेगा, एग्जामिनर्स जो है किस तरीके से हमें क्वेश्चन में फंसा सकता है, सोचने पे मजबूर कर सकता है, उन सभी तथ्यों पे आप लोग अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे, ठीक है। श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। किस शैली में की है एकांतवासी योगी की रचना? तो लावनी और ख्याल शैली में की है, तथा श्रांत पथिक का रोला छंद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक का रचना रोला छंद में किया है और एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है, तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है, ठीक है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में प्रथम रचित रचना कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है, तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में
और मृत्यु 1938 ईस्वी में। जन्म रायबरेली में हुआ था, दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक और कथन है इनका, यहाँ पे देखेंगे, नहीं सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। यहाँ पे हमने पहला कथन देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। ठीक है, ये भी जो है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, दोनों। आगे बढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। इनके अनुदित रचना और मौलिक रचना लगभग 80 है और इनके काव्य संग्रह यहाँ पे दिए गए हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्जावली, काव्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, काव्य कुब्जावली व्रतम। ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब यहाँ पे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता के विषय में मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न कि परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राज पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत प्रकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित रचना देखते हैं। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्वारा रचित अनुदित काव्य इनके देखते हैं। विनय शतक भर्तृहरि, इन्होंने विनय शतक का अनुवाद किया था। आधार ग्रंथ क्या था? भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया था। इन्होंने भर्तृहरि की रचना वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया था। किस नाम से? विनय शतक नाम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिहार वाटिका, बिहार वाटिका किसका है? किसके रचना के नाम पे जो इन्होंने अनुवाद किया था? तो जयदेव की रचना जो है गीत गोविंद, इसका इन्होंने संक्षिप्त अनुवाद किया था। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नाही है। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो सर्गो नरक ठिकाना नाही। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरे कवि हैं। दूसरे कवि पे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म है इनका 1865, मृत्यु है इनकी 1947 ईस्वी। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या कहा है? तो आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आगे बढ़ेंगे। हरिऔध जी के 3 प्रबंध काव्य यहाँ पे दिए गए हैं। ये तीनों जो इनकी रचना है वो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रबंध काव्य है। ठीक है, पहला है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में प्रकाशन वर्ष है इसका 1914, सर्ग हैं इसमें 17 सर्ग। विषय क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। परिजात है दूसरा ग्रंथ है इसका, पारिजात। प्रकाशन वर्ष है इसका 1937। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। विषय क्या है इसका? आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। आगे बढ़ेंगे। अगला है वैदेही वनवास 1941, प्रकाशन वर्ष है इसका। इसमें 18 सर्ग हैं। विषय वस्तु क्या है इसकी? इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा बताई गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास जो रचना है हरिऔध जी की, वो खड़ी बोली की हिंदी
का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम क्या नाम था, तो ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ठीक है, यह जो है संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ। देखते हैं, पहला इनका कृष्ण शतक, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको मैं, हाँ, पहला इनका कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमा बुवारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाभूष प्रश्रवण, प्रेमाभू प्रभाव, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, बोल चाल, कलश, यहाँ पे उस नहीं रहेगा, बस कलश है, कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में दिया है, प्रकाशन वर्ष भी इसका सीक्वेंस में दिया है, तो आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अपने से अगर ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद करेंगे। आगे देखेंगे, हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931, यह एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, हरिऔध की जो रचना है रस कलश, यह एक रीति ग्रंथ है। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। आगे बढ़ेंगे, हरिऔध कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे और बोल चाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध जी की जो रचना है चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये जो है बोल चाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, हरिऔध जी को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हरिऔध जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं रामचरित उपाध्याय। नेक्स्ट कवि हैं रामचरित उपाध्याय। जन्म है इनका 1872, मृत्यु 1938 ईस्वी। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग के सूक्तकार किसे कहा जाता है, तो रामचरित उपाध्याय, नाम याद रखेंगे। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। रामचरित चिंतामणि, प्रकाशन वर्ष है 1920, यह एक प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, ठीक है, राष्ट्र भारती को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्र भारती अगर पूछा जाता है तो रामचरित उपाध्याय का है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पे मत आप लोग जाइएगा। देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति और देवी द्रौपदी सूक्ति मुक्तावली। ठीक है, आसान है, इनके जो है आप लोग 3 से 4 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाता है ये। आगे बढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त इनका जन्म हुआ था 1886, मृत्यु 1964 ईस्वी। सभी कवियों के जो है आप लोग मृत्यु का डेट आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, इनको है जो है आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। अब इनकी रचनाओं को यहाँ पे हम रचनाएं अभी नीचे हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय इनका देख लेते हैं, ज़रूरी है। जन्म स्थान है इनका चीरगांव झांसी, पिता का नाम है राम शरण दास, गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने किसको गुरु माना था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। प्रथम कविता है इनका हेमंत, 1905 में प्रकाशन वर्ष है। प्रथम काव्य संग्रह तो रंग में भंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो है रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। थोड़ा सा छोटा करूँगी मैं इसको ताकि एक साथ सारा जो है आप लोगों को दिख जाए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनकी रचनाओं के लिए ट्रिक बनाया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ट्रिक है, पहला इनकी रचना है रंग में भंग, किसान, गुरुकुल, भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, सिद्धराज, वैतालिक, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, साकेत, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, हिंदू, पंचवटी। लास्ट इनका है पंचवटी। पंचवटी प्रकाशन वर्ष है इसका 1925, तो पंचवटी से 25 आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका ट्रिक बनाया है कि एक हिंदू सिद्धराज। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुन लेंगे एक बार। एक हिंदू सिद्धराज, सिद्धराज यहाँ पे कहाँ है, एक हमारा यहाँ पे हो गया। एक हिंदू सिद्धराज,
एक हिंदू सिद्धराज किसान द्वापर युग में रंग में भंग होकर गुरुकुल से लौटता है। ठीक है, एक बार ट्रिक आप लोग सुनेंगे, फिर हम क्वेश्चन यहाँ पे जो है रचनाओं को देखेंगे। ट्रिक है, एक हिंदू सिद्धराज किसान द्वापर युग में रंग में भंग होकर गुरुकुल से लौटते हुए भारत भारती का झनकार करता है। फिर पंचवटी के नीचे यशोधरा से वैतालिक, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया और विकट भट्ट जैसी कहानियों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, इस जो भी मैंने आप लोगों को बताया ट्रिक, उसमें जो है ये सभी रचनाएं उसमें आ जाएंगी। तो आप लोग जो है रिपीट कर करके एक बार आप लोग देख लेंगे, या अपने अनुसार भी आप लोग कोई स्टोरी इसका बना सकते हैं। सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत को माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद अगर राम काव्य का दूसरा स्तंभ किसे कहा गया है तो साकेत को कहा गया है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। ठीक है, कहाँ से मिला था इनको? तो उर्मिला विषयक उदासीनता से मिला था। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। यह लेख जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से करवाया था? तो छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित करवाया था। आगे बढ़ेंगे। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। ठीक है, साकेत का अगर मूल शब्द पूछा जाता है तो पाली भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को जनवादी काव्य कहा है? तो साकेत को। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना का मूल प्रेरणा मुसद्दते हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो मुसद्दते हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे की रचना भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ था। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किस रचना पे मिला था? भारत भारती रचना पे। आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य यहाँ पे दिया गया है। पहला है प्लासी का युद्ध, मेघनाद, वृत्त संहार। इनकी अनुदित काव्य जो है 3 हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। अब यहाँ पे इन्होंने एक और रचना का अनुवाद किया था। इन्होंने बंगला कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। किस नाम से? मधुप उपनाम से। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नाम का काव्य लिखा था। ठीक है, आगे देखेंगे। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम द्विवेदी मंडल के अन्य कवि। अभी तक हमने जिन कवियों को पढ़ा वो द्विवेदी मंडल के मेन कवि थे। अब हम द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। पहले कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। जन्म इनका 1881, मृत्यु 1961। जन्म स्थान इनका झालरा पाटन। रचनाएं इनकी मातृ वंदना मौलिक कृति है ये। ठीक है, इनकी एक ही रचना है जो मौलिक कृति है, मातृ वंदना। लोचन प्रसाद पांडे। जन्म इनका 1886, 1959 मृत्यु है। बालापुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी रचना देखिए। प्रवासी मेवाड़ गाथा,
महानदी, पद पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन। बहुत आसान है, इसको याद करना, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, 3 से 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाता है। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी। प्रवासी जो है मेवाड़ गाथा पे गए, वहाँ पे एक महानदी थी, जो महानदी पे उन्होंने देखा कि सभी लोग पुष्पांजलि यानी पुष्प का अर्पण जो है कर रहे हैं वहाँ पे। वहीं पे इन्होंने एक मृग को देखा जो बहुत दुख से भरा हुआ था। ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। ठीक है, गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया था। आगे देखेंगे। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ में शिशुपाल वध को 2 सर्गों में हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, एक एक लाइन में इतने मतलब बढ़िया प्रश्न बनेंगे कि आप एक लाइन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछता है कि गिरधर शर्मा ने किस रचना का 2 सर्ग इन्होंने किया था, तो शिशुपाल वध का, और हिंदी माघ नाम से जो है इन्होंने अनुवाद किया था। किसका किया था, तो शिशुपाल वध का। आगे देखते हैं। आगे है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ में भीमसेन के अपूर्व स्वतंत्र त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी थी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है ये यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वतंत्र त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखा था। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचनी मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। आगे बढ़ेंगे। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी जाती है। इनको कौन सी उपाधि मिली है, साहित्य वाचस्पति की। आगे देखेंगे। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ठीक है, ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, वो द्विवेदी मंडल के अन्य कवि थे। ठीक है, उससे पहले हमने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, ठीक है, इनको पढ़ा तो वो मेन कवि हैं, मतलब द्विवेदी मंडल के। ठीक है, अब हम बाहर के कवि के बारे में जानेंगे। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहले कवि हैं नाथू राम शर्मा शंकर। जन्म इनका हुआ है 1859 ईस्वी में, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं देखते हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा, रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। 4 जो रचनाएं दी गई हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त दूसरे कवि हैं। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म उनका हुआ था 1865 ईस्वी में, मृत्यु 1907 ईस्वी में। रोहतक में जन्म हुआ था इनका। स्फुट कविता, इनकी रचना जो है स्फुट कविता नाम से है। 1905 में प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है, अगले कवि हैं लाला भगवान दीन। जन्म इनका 1866 में, मृत्यु 1930 में। फतेहपुर में हुआ था जन्म इनका। ठीक है, इनकी रचना का नाम है वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरथ, नवीन बीन। बहुत आसान है, वीर भी लगा हुआ है सारी रचनाओं के आगे, बस एक नवीन बीन को आपको ध्यान रखना है। आगे हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं ये भी। इनका जन्म 1868 ईस्वी में, मृत्यु 1935 ईस्वी, जबलपुर में इनका जन्म जो है जबलपुर में हुआ था। इनकी रचना आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करूँगी मैं इसको। इनकी रचना है धराधन धावन 1902 ईस्वी में, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग और पूर्ण संग्रह। रचनाएं सभी इनकी भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैयद अमीर अली मीर, इनका जो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में। सागर में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना का नाम है उलाहना पंचक, जो अतिशयोक्त है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु हैं अगले कवि। जन्म इनका हुआ था 1875 ईस्वी में, सागर में इनका भी जन्म हुआ था। इनकी रचना है भौमासुर वध, विनय पचासा, पद पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। इनको आप लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बनाएंगे आप लोग, खुद से बनाएंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, भूलेगा नहीं।
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 में जन्म हुआ था इनका, उन्नाव जिले में हुआ था। कृषक कंदन प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कदम्बिनी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। रूपनारायण पांडे का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। पुराग वन वैभव, इनकी 2 रचनाएं हैं। पुराग नहीं होगा यहाँ पे, पराग होगा, ठीक है, पराग वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। बहुत आसानी से ट्रिक बनता है, आप लोगों ने बनाया भी होगा इसका। आगे हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनकी रचना इनका जन्म 1991 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रीवा में हुआ था जन्म। इनकी रचना है माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमयी। माधवी मानवी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मानवी है तो यहाँ पे मानसी है, ठीक है, इसका जो आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। मुकुटधर पांडे लास्ट कवि हैं, मुकुटधर पांडे 1895 में जन्म हुआ था, 1984 में मृत्यु हुई थी। बालापुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। इनकी रचना का नाम है आंसू, उद्धार, पूजा फूल, कानन कुसुम है यहाँ पे, ठीक है। आंसू का ध्यान रखेंगे आप लोग। आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, यहाँ पे इनकी भी है। अब देखते हैं यहाँ पे, नाथूराम शर्मा अतिशयोक्तिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत भी कहा जाता है। भारतेंदु प्रज्ञा, भारतेंदु सुधाकर आदि उपाधियों से इनकी जो है उपाधियाँ इन्हें मिली हैं। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भडंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं यहाँ पे दी गई हैं। अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, ये सभी जो है खड़ी बोली में इनकी कविताएं हैं यहाँ पे। आगे है, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार जो है उनका हिंदी व्याकरण है। इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदी व्याकरण ग्रंथ है। इन्हें हिंदी भाषा की पाणिनि भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा जो रचना है वो ब्रजभाषा में है। पद्य पुष्पावली जो है खड़ी बोली में है, ठीक है। चलिए, अब हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। 2 भाग में मैंने किया है क्योंकि एक ही क्लास में जो है सभी को लेना सही नहीं है। कम पढ़ेंगे लेकिन हमें इतना ध्यान रहेगा कि हमने जो पढ़ा है द्विवेदी युग में वो हमें याद रहे, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है क्लास पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी अब आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।